जी सभी भाई, आप इसकी एक्सप्लेनेशन जी सर। अच्छा, बयान करना तो चाहिए। सर जो आपने बातें जी आपने जो बातें बताई है ना, उनकी एक समरी मैंने बनाई है। तो उसमें यह है कि प्रूफ ऑफ वर्क बेसिकली है क्या। मतलब प्रूफ ऑफ वर्क एक कंसेंसस मैकेनिज्म है। इसमें अब कंसेंसस मैकेनिज्म से क्या मुराद है और ये करता क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो आज है ना कि प्रूफ ऑफ वर्क कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ पे यूज हो रहा है। तो प्रूफ ऑफ वर्क आपने सबने एक बड़ी ब्रॉड टर्म यूज की सुनी होगी कि हर बंदे कह रहा होता है माइनिंग माइनिंग। माइनिंग एक्चुअली होती क्या है, माइनिंग में सारे माइनर्स प्रूफ ऑफ वर्क परफॉर्म करते हैं और जो माइनर सबसे पहले प्रूफ ऑफ वर्क को कर लेता है उसको एक रिवॉर्ड मिल जाता है। और जो माइनर्स प्रूफ ऑफ वर्क परफॉर्म नहीं कर पाते वो फिर डिस्कार्ड हो जाते हैं और उनका जो प्रूफ ऑफ वर्क होता है वो वैलिडेशन के लिए यूज होता है। अच्छा, अब प्रूफ ऑफ वर्क करता क्या है। प्रूफ ऑफ वर्क के दो काम होते हैं। एक तो वैलिडेट करता है ट्रांजैक्शन को, मतलब अब किसी बंदे ने भी इथेरियम या बिटकॉइन नेटवर्क पे एक बंदे ने दूसरे बंदे को पैसे भेजे हैं, तो अब प्रूफ ऑफ वर्क का काम होता है कि ये चेक करे कि यार ये ट्रांजैक्शन वाकई किसी बंदे ने की है, ये लिमिटेड अमाउंट के अंदर है, ये क्या ये कोई ऐसी वायलेशन तो नहीं कर रही कि जो हमारा एल्गोरिदम अलाउ नहीं करता, जो इस नेटवर्क पे नहीं हो सकती। और दूसरा प्रूफ ऑफ वर्क का काम ये होता है कि ये ऐड करता है न्यू ब्लॉक्स टू द ट्रांजैक्शन। इसके अंदर हम प्रूफ ऑफ वर्क के थ्रू हम ब्लॉक्स बनाते हैं, जितनी ट्रांजैक्शन होती हैं उनको एक जगह जमा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 बंदों ने, लेट से 10 बंदों ने एक नेटवर्क पे ट्रांजैक्शन की। अब हम उन 10 ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक के अंदर रखते हैं, एग्रीगेट करते हैं और फिर उस ब्लॉक को हम ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गए ये करता क्या। अब बात आ जाती है ये होता कैसे है, हाउ डज इट वर्क्स। अब उसके अंदर ये 5 या 6 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले होता क्या है कि जब भी कोई बंदा ट्रांजैक्शन करता है तो जितनी भी नोड्स होती हैं उस इथेरियम नेटवर्क में, फॉर एग्जांपल अब इथेरियम में कोई भी किसी बंदे ने दूसरे को इथेरियम भेजा है, तो अब जितने भी नोड्स होंगे, नोड से मुराद किया है कि जितने भी पॉइंट जितने भी लोगों ने उस जितने भी माइनर्स वहां पे बैठे हुए उस इथेरियम नेटवर्क के अंदर, उन सब के पास जितने इंफॉर्मेशन भी चली ब्लॉक जाती है। होंगे, जी, जितने भी ब्लॉक होंगे, ब्लॉक समझ लें जित- हम। जितने 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 माइनिंग नोड्स होंगे, नहीं, ये हाँ नोड्स और ब्लॉक्स माइनिंग नहीं होते। माइनिंग ये नोड्स। माइनिंग नोड्स यानी वो कंप्यूटर्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे जी हैं, वो एंट्री जी जी पॉइंट्स जी। जहां से वो डेटा वसूल करेगा और देगा। उसकी बैक एंड में जी जी एक से ज्यादा कंप्यूटर्स हो सकते हैं, लेकिन जो उसका इंटरेक्शन पॉइंट है, वो हर इंटरेक्शन पॉइंट एक नोड कहलाता है। वो एक कंप्यूटर भी हो सकता है पीछे बैक एंड पे, और ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन ये अच्छा कंप्यूटर्स को कहते हैं जो ये कंप्यूटेशन कंप्यूट कर रहे होते हैं, जो प्रोसेस कर रहा होता है। जी जी। अच्छा, नोड्स भी ना सर, नोड्स भी जो होते हैं ना सबको एक, वो ना दो तरह के होते हैं। जी ठीक है, जी एक 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 नोड होता है जो माइनिंग करता है और एक नोड होता है सिंपल। सिंपल नोड क्या होता है, जो सिर्फ ट्रांजैक्शन करते हैं। हम लोग है ना, हमने सिर्फ पैसे देने हैं, एक बंदे ने दूसरे को इथेरियम सेंड किया है, ठीक है, तो हम सिंपल नोड है। एक एक तरह एक दूसरे टाइप के नोड्स होते हैं जो कि होते हैं माइनिंग नोड्स। उनका क्या होता है, वो प्रोसेस करते हैं ट्रांजैक्शन को, वैलिडेशन करते हैं और फिर उनके ब्लॉक्स बनाते हैं, यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क वो करते हैं। तो जो नोड्स प्रूफ ऑफ वर्क परफॉर्म करते हैं उन्हें माइनिंग नोड्स कहते हैं, और जो नोड्स सिर्फ ट्रांजैक्शंस करते हैं उनको हम सिंपल नोड्स कहते हैं। अच्छा, अब उसके बाद अब जब ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है तो जितने भी माइनिंग नोड्स होते हैं उन सब के पास इंफॉर्मेशन जाती है कि जी एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई होती है, हो गई है। अब कोई भी ऐसा माइनिंग नोड नहीं होगा, चाहे उसके पास कंप्यूटिंग पावर कम हो या ज्यादा हो, सबको पास वो इन्फॉर्मेशन गई है कि जी फलानी ट्रांजैक्शन हो गई है। उसके बाद अच्छा, अब हर नोड, जब नोड के पास आ गई इन्फॉर्मेशन, अब नोड क्या करता है। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि अपॉन रिसीविंग द डाटा, जो ईच नोड होता है वो ये 3 स्टेप्स परफॉर्म करता है। सबसे पहले वो ट्रैक करते हैं कि इस ट्रांजैक्शन का सोर्स क्या है, ये कहाँ से आ रही है ट्रांजैक्शन, क्या ये हमारे नेटवर्क में से भी आ रही है, क्या आउट ऑफ नेटवर्क आ रही है। उसके बाद वो चेक करते हैं, चेक फॉर डबल स्पेंडिंग। इसका मतलब ये है कि क्या उसके पास बैलेंस भी है, कि मेरे अकाउंट में 10 रुपए पड़े हुए हैं और मैं 20 रुपए आगे भेज दूं, तो वो चेक करते हैं कि ये इतने पैसे भेज भी सकता है कि नहीं भेज सकता। और तीसरी बात है कि वो चेक करता है कि जी ये टोटल वॉल्यूम अलाउड जितना है, मतलब अब हमारा जो बिटकॉइन नेटवर्क है ना, उस पर 21 मिलियन बिटकॉइन हम मैक्सिमम सेंड कर सकते हैं एट अ टाइम, इससे ज्यादा भेज ही नहीं सकते। तो वो चेक करता है कि जी ये क्या इतने, इससे ज्यादा तो नहीं वो भेज रहा। और ये तो सिर्फ यहाँ पे 3 मैंने लिखे हैं, इसके जी और भी जी ज्यादा काफी क्राइटेरिया होते हैं, जो मेन जो होते हैं ना वो ये हैं। अच्छा, उसके बाद अब जो दूसरा नंबर, जब वो उसने ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट कर लिया कि जी ये सारे क्राइटेरिया पे आ रही है, उन जो ट्रांजैक्शन वैलिडेट हो जाती है ना, थर्ड पॉइंट में हम उसको एक मेमोरी पूल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। जी एक जगह कंटेनर्स होता है जिसके अंदर हम स्टोर कर लेते हैं, उस चीज को हम कहते हैं मेमोरी पूल है ये। अच्छा,
अब जब तक मेमोरी पूल से नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि ट्रांजैक्शन मेमोरी पूल में आ गई है, उससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि उन्होंने अब ब्लॉक के अंदर जाना है। अच्छा, अब जब तक वो ब्लॉक में नहीं जाती वो मेमोरी पूल के अंदर वेट करती रहती है। अच्छा, अब ये भी तो हो सकता है ना, अब हर माइनर के पास एक मेमोरी पूल होता है जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस पड़ी हुई है, हर माइनर उनको मेमोरी पूल से निकाल के आगे ब्लॉक के अंदर डालते हैं। अच्छा, अब ऐसे भी तो हो सकता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो पहले ही किसी ब्लॉक में ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हो गई हो और इसके मेमोरी पूल में पड़ी हुई है और ये नए ब्लॉक में डाल रहा है। तो ये माइनर्स का काम होता है, वो अपने अपने एल्गोरिदम्स के थ्रू इस चीज़ को सेटिस्फाई करते हैं कि अब जो हम ट्रांजैक्शंस अपने ब्लॉक में डालेंगे वो पहले तो नहीं किसी ब्लॉक में पड़ी हुई। तो ये काम माइनर्स जो है ना ये इंश्योर करते हैं पॉइंट नंबर 5 में। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में कहता है कि जब माइनस ने इंश्योर कर लिया कि ये ट्रांजैक्शन पहले तो किसी ब्लॉक में नहीं है, उसके बाद वो उसको एक ब्लॉक में डालते हैं और फिर उस ब्लॉक का ब्लॉक हेडर जनरेट करते हैं। अच्छा, अब ब्लॉक हेडर के अंदर क्या होता है? ब्लॉक हेडर के अंदर हैश होता है जो जो कि बड़ी काफी डिस्कशन हुई है कि हैश जनरेट होता है एल्गोरिदम के थ्रू, जिसमें नॉन्स और डेटा जाता है और फिर हैश जनरेट होता है। अच्छा, वो हैश जो होता है वो स्टोर होता है ब्लॉक के हेडर के अंदर, और ब्लॉक के हेडर के अंदर इस हैश के अलावा जो लिंक होता है प्रीवियस ब्लॉक का, इसीलिए तो वो ब्लॉकचेन बन रही होती है, क्योंकि उसके ब्लॉक के हेडर के अंदर हमें पता होता है कि हम इससे पीछे वाला ब्लॉक किया, अब वो पीछे वाला ब्लॉक हमने जाना तो हम ब्लॉक के हेडर में देख सकते हैं। और फिर तीसरे नंबर पर उन्होंने लिखा हुआ कि टाइम स्टैम्प होती है। टाइम स्टैम्प का मतलब क्या है कि ये ब्लॉक किस टाइम पे बना है। तो ये चीजें जो होती हैं ना ये ब्लॉक हेडर के अंदर होती हैं। इसके बाद सर आप नेक्स्ट स्लाइड अगर ओपन करें। अच्छा, मैं यही कहना चाह रहा था सर कि अगर हम इसको छोटे अल्फाज में बयान करना चाहें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक तरीके का जो है ये मेज है ये। हाँ, पजल है, बिल्कुल पजल ही है बिल्कुल, ये। कि अगर अगर आप ये रास्ता ये सही जो है तो आप यहाँ सेकंड स्लाइड में आप लास्ट पॉइंट देखें ना, लास्ट पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है नॉन्स प्लस डेटा। नॉन्स और डेटा, डेटा का क्या मतलब है? जितनी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, वो सारी ट्रांजैक्शंस। और नॉन्स क्या मतलब होता है? नॉन्स होता है एक सूडो रैंडम नंबर। अच्छा, अब जब माइनर्स जो माइनिंग कर रहे होते हैं ना वो एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, वो नॉन्स को गैस करते हैं कि इस नॉन्स को कौन सा नॉन्स हो वो इस डेटा के साथ कंबाइन हो तो हमारा वो हैश को जनरेट हो जो वैलिड हो। एक्चुअली उन्होंने गैस हैश कोड नहीं जनरेट गैस करना होता, ये वो उन्होंने चीज गैस है, करना था नॉन्स को। ये आ रहा है आपस में। एग्जैक्टली ये वो चीज है कि जब अगर ये बदल जाएगा तो आपका पूरा वो हैश चेंज होता जाएगा। अब इस जी नॉन्स के साथ प्लस डेटा करके जो हैश आना है वो वाकई वो ढूंढते हैं, तो फिर वो बताते हैं कि ये हमारे पास आ गया है और इसमें यानी ये वैलिड है। और दिलचस्प बात यह है कि वो होता सिर्फ एक है, यानी कोई एक वैल्यू ऐसी होती है जो उसको सेटिस्फाई करती है, दो चीजें सेटिस्फाई नहीं कर सकती ये इसके एल्गोरिदम में। जी आप माइनस से शुरू कीजिए ऊपर से। अच्छा, तो एग्जैक्टली अच्छा, अब माइनर्स जो होते हैं ना वो सारे, इसमें पहला पॉइंट है कि माइनर्स जो होते हैं वो compete कर रहे होते हैं अगेंस्ट ईच अदर। जी और जी जैसे ही कोई भी माइनर, अब सारे माइनर्स compete कर रहे हैं, अब जिस माइनर को सबसे पहले वो गैस करता है ना नॉन्स के, जी ये नॉन्स है तो इससे हमारा हैश कोड जो है ना वैलिड आ रहा है, वो जैसे ही उसको मिलता है ना वो नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर देता है और सबको बताता है कि यार ये मेरे पास है, देखो मैंने सबसे पहले गैस किया। अच्छा, अब बाकी माइनर्स जो होते हैं ना वो इस चीज को चेक करते हैं कि यार वैलिडेट करते हैं कि ये वाकई सही कह रहा है कि बंदा कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, कोई हैकिंग तो नहीं कर रहा। अच्छा, अब जो जो अगर तो वो माइनर्स उसको कहते हैं ना कि ये ठीक है, तो फिर उसी टाइम वो ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है और सारी नोड्स जितनी भी माइनिंग नोड्स होती हैं वो अपने पास ब्लॉकचेन को अपडेट कर लेती हैं और उनसे देख लेती हैं कि यार अब ये ट्रांजैक्शन ऐड हो गई हैं, तो ये वाली ट्रांजैक्शन हम अपने मेमोरी पूल में से जो पहले की पड़ी हुई उनको डिस्कार्ड कर दें। और फिर से ये सारा साइकिल रिपीट होता है जिसके अंदर वैलिडेट करते हैं ट्रांजैक्शंस को, फिर मेमोरी पूल से निकालते हैं, फिर ब्लॉक में करते हैं, फिर माइनस कंप्लीट करते हैं और फिर वेरीफाई करते हैं। तो ये एक्चुअली प्रूफ ऑफ वर्क की समरी है। जी सर। मैंने वो कंपैरिजन चैट में लिख दिया है SHA 256 और कैचेक 256 का। जी जी, शायद भाई इसको एक्चुअली थोड़ा बता भी दें। SHA 256 जो है ये इम्प्लीमेंटेशन है SHA 2 स्टैंडर्ड की। SHA 2 स्टैंडर्ड जो है वो आया था 2001 में। SHA 2 जो है वो 2001 में पब्लिश हुआ था।
और SHA-3 जो है, SHA-2 2001 में और SHA-3 जो है वो 2015 में रिलीज हुआ था। इनके अंदर दरमियान में कोई इतना फर्क नहीं है परफॉर्मेंस में, लेकिन SHA-3 जो है ये हार्डवेयर पे बहुत फास्ट होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि SHA-256 जो है वो SHA-2 का स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन करता है, मतलब कि जैसे SHA-2 वर्क करता है वैसे SHA-256 वर्क करता है, जबकि कैचक जो है उसका SHA-3 सेट है कैचक 256 का। सही सही। कोई मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है आपकी शरफ भाई। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। इसको फिर हम बाद में देख लेंगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो। जी जी कैचक की। सर आप कंटिन्यू करें सर, राना साहब। हाँ नहीं, इसको हम अभी ये वाली हमारी स्लाइड्स तो खत्म हो गई, हम इसमें जाना चाह रहे थे। अच्छा, इसमें हमने एक सेशन ये रखना था कि अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन है किसी का तो वो कर लें, ताकि फिर हम जो है प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाएं। ठीक है। मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन नहीं है, ना हाथ खड़ा किया गया है, और तादाद भी हमारी माशाल्लाह 11 है। ठीक है, लोग चले आते हैं जी। किसी को कोई चीज समझ ना आई है तो वो भी पूछ सकता है। जी जी, उसी के लिए है कि कोई बताना चाह रहा हो, ये पूछना चाह रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं फिर। व्हाट इज प्रूफ ऑफ स्टेक? प्रूफ ऑफ स्टेक इज अ क्रिप्टोकरेंसी कंसेंसस mechanism for processing transactions and creating a new block in a blockchain। काम बेसिकली तो वही है जो पहले हो रहा था, इसमें उन्होंने किया कि आप डिफरेंट, वो ये बताएगा। A consensus mechanism is a method for validating entries into a distributed database and keeping the database secure. In the case of cryptocurrency, the database is called a blockchain. So the consensus mechanism secures the blockchain. Learn more about from the edition game. Additionally, find out the issues of proof of stake is attempting to address within the cryptocurrency industry. चलिए इसकी डिटेल में देखते हैं कि क्या कह रहा है वो। की टेक इसके ये हैं कि विद प्रूफ ऑफ स्टेक cryptocurrency owners validate block transaction based on the number of coins of validated stakes। के जो वैलिडेटर के पास यानी जो कॉइन्स स्टेक में हैं, जो उनको एक दूसरे के ऊपर रखी का तस्वर कर रहा है स्टेक का, तो वो कह रहा है कि उस का जो ब्लॉक बनेगा क्रिप्टोकरेंसी में, ये कंसेप्ट पहले बिटकॉइन में भी हुई है, यहाँ पे भी हुई है कि आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक में जो है वो जमा कर लिया जाए। Proof of stake was created as an alternative to the proof of work. The original consensus mechanism is used to validate a blockchain and add new blocks. I think so कि हम सब इस बात को समझ रहे हैं, इसको तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है। Proof of stake is seen as less risky in terms of the potential of an attack on the network, as it structures compensation in a way that makes an attack less advantageous. अब वो कहते हैं कि अगर कोई अटैक करेगा भी तो उसका कुछ फायदा उसको नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने इसका मैकेनिज्म इस तरह से बनाया है कि हर एक को जो उसका हिस्सा मिल रहा है, कंपनसेशन जो मिल रही है, वो बेहतर है जो प्रूफ ऑफ वर्क में थी उससे बेहतर है। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रूफ ऑफ स्टेक रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल वर्क needed to verify blocks and transactions that keep the blockchain and thus a cryptocurrency secure। ये कहता है कि जो कंप्यूटेशनल वर्क पहले किया जाता था प्रूफ ऑफ वर्क में, कंप्यूटेशनल पावर जो यूज होती थी, कंप्यूटर चलते थे, आपकी ऐसे मशीनें चलती थी वगैरह वगैरह, तो उसका बर्डन कम हो जाता है। इसका कुछ एल्गोरिथम ऐसा बनाया गया है कि अब वो काम इतना नहीं करना पड़ता, लेकिन सिक्योरिटी उससे भी बेहतर है। प्रूफ ऑफ स्टेक चेंजेस द वे ब्लॉक्स आर वेरीफाइड यूजिंग द मशीन्स ऑफ कॉइन ओनर्स।
अब वो कहते हैं कि कॉइन ओनर्स की जो मशीन्स हैं वो वेरिफिकेशन के लिए, ब्लॉक की वेरिफिकेशन के लिए यूज होती हैं. द ओनर्स ऑफर देयर कॉइन्स एज कोलेक्टेरल फॉर द चांस टू वैलिडेट ब्लॉक्स. कॉइन ओनर्स विद स्टेक्ड कॉइन्स बिकम वैलिडेटर्स. अब वो खुद ही वैलिडेटर्स भी वो बन जाते हैं. ये कंसेप्चुअली तो ठीक है, प्रैक्टिकली इसमें थोड़ा सा फर्क आ गया हुआ है. Validators are then selected randomly to mine or validate the block. This system randomizes who gets to mine rather than using a competition-based mechanism like proof of work. अब फर्क ये पड़ गया है कि प्रूफ ऑफ वर्क में कंपटीशन चलता था कि मैं कौन उस पे पहले हैश पे पहुंचता है, जबकि यहाँ पे वो कह रहा है कि validators then are then selected randomly. फिर उसमें से, लेकिन इस पे ये क्या है कि वैलिडेटर्स को रेंडमली सिलेक्ट कर लिया जाता है कि आप करें कि ये सारे मिलकर करने की बजाय कुछ लोगों को टास्क दे दिया जाता है. टू बिकम अ वैलिडेटर, अ कॉइन ओनर मस्ट स्टेक अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कॉइन्स. अगर आप वैलिडेटर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक खास जो है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉइन्स जो है वो स्टेक में होनी चाहिए. फॉर इंस्टेंस मिसाल दे रहा है वो कि इथेरियम will require 32 Ethereum coins to be staked before a user can become a validator. अब ये बिटकॉइन में ये था कि कोई भी बंदा ऐसी मशीन लगाए, उसका ले कनेक्टिविटी ले, सारा सिस्टम वो करे और उसके बाद शुरू करे. हो सकता है उसके पास कोई भी बिटकॉइन ना हो, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इसको लाजमी कर दिया है कि वैलिडेटर शुड हैव दिस मच ऑफ इथेरियम कॉइन्स सो दैट ही कैन बिकम अ वैलिडेटर. एक तो ये डिफरेंस आ गया इसमें. दो देखें, अभी तक दो डिफरेंस आए हैं. एक डिफरेंस ये है कि सारे ही मिलके उसको माइन नहीं करते, बल्कि रैंडमली उनको सिलेक्ट किया जाता है. दूसरा फर्क ये आ गया कि जो माइनर्स हैं, जो वैलिडेटर्स हैं, बेसिकली दे शुड ओन मिनिमम नंबर ऑफ इथेरियम 32 इथेरियम्स टू बिकम अ वैलिडेटर. ये बिटकॉइन से ये दो डिफरेंस है इसके. Blocks are validated by more than one validator. अब ये तो क्वेश्चन है सर. जी सर. कोई क्वेश्चन है, किसी ने हैंड रेज किया सर. अच्छा, ये अब उनका नाम नहीं है सर, बोलिए. ये डॉट 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 कौन साहब है, ये बोलिए, अपना नाम बता दीजिएगा काइंडली. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. सर मेरा सवाल है, लेकिन आप अब ये कंप्लीट कर लें, मैं एंड पे आपसे पूछ लूंगा. ठीक है सर? जी ठीक है. आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद अल्ताफ. मोहम्मद अल्ताफ सर. ये अच्छा सर, ये जो यहाँ पे ना लिखा है मैंने कि ये मतलब कुछ अमाउंट लेते हैं उनसे, वैलिडेटर से, उसका ये बेनिफिट भी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल वैलिडेटर कोई फ्रॉड करे, वो कुछ ऐसा हमें मतलब जान के, क्योंकि इसमें कोई कंपटीशन तो हो नहीं रहा होता, वो चूज करते हैं एक बंदे को और वो बताता है कि जी ये मेरा ब्लॉक है. तो अगर वो कोई फ्रॉड करता है ना, तो वो फिर उसके जितने ये 32 ईच उन्होंने रखे हुए थे ना, उसके वो वहाँ पे जब्त कर लेते हैं उसके, वो उसको फिर वापस नहीं देते, उसको पेनल्टी देते हैं. जी जी जी, ये इसका बेनिफिट. हाँ, इस पे हाँ, अगर वो फ्रॉड करने की कोशिश करे तो है ये. एग्जैक्टली. लेकिन उसको वैलिडेशन के लिए वो कहता है कि ब्लॉक्स आर वैलिडेटेड मोर देन वन वैलिडेटर. अब वो रैंडमली उन्होंने 5, 10, 20, 50, 100 बंदे सेलेक्ट कर लिया आउट ऑफ 1000 और समथिंग. तो ये उन्होंने अभी बताई नहीं इन्फॉर्मेशन कि कितनों को करते हैं या कितने % लोगों को करते हैं, लेकिन वो सबको नहीं देते. आपकी बात ठीक है, ऊपर उन्होंने लिखा है, लेकिन वो वैलिडेट करता है फिर भी. यानी एक बंदे ने अगर कर दिया दावा तो दूसरे उस चीज को लेके फिर उसको वैलिडेट कर दें. एंड व्हेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ द वैलिडेटर्स वेरीफाई. अब ये होता है, एक ट्रांजैक्शन अगर करें आप तो कम से कम 2 कंफर्मेशन आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए, ये उन्होंने लिखा होता है वहां. एंड व्हेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ वैलिडेटर्स वेरीफाई दैट ब्लॉक इज एक्यूरेट, इट इज फाइनलाइज्ड एंड क्लोज्ड. बात ठीक हो गई कि जब वो किसी ने कह दिया कि भाई ये इसमें 2, 4, 6 बंदों ने उसकी वेरिफिकेशन कर दी, और उसमें हमेशा ज्यादा होती है, कोई 1-2 पे डिपेंड नहीं करता वो, तो वो जब उस नंबर को रीच कर जाएगा तो वो फिर इस बात को क्लोज कर देंगे, वो ट्रांजैक्शन को सेव कर दिया जाएगा हमेशा के लिए, और फिर वो अल्टर नहीं हो सकती. डिफरेंट प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म्स में यूज डिफरेंट मेथड्स फॉर वैलिडेटिंग ब्लॉक्स. ये तो मैथमेटिक्स की चीजें हैं. व्हेन इथेरियम ट्रांजिशंस टू proof of stake, it will use shards
फॉर ट्रांजैक्शन सबमिशंस। ये अब शॉर्ट्स का लफ्ज मुझे तो नहीं पता, कोई खास इस्तेलाह है क्या, ये दोस्तों को अगर पता होता। नहीं सर, इसको Shards or shared broken piece of fragment of a brittle, मेरा ख्याल वो जिस तरह उसमें वो देता है ना नाउन्स का काइंड ऑफ थिंग, तो शायद ये कुछ उससे मिलती जुलती चीज है। कल इसको इस पर डिटेल देखेंगे। A validator will verify the transactions and add them to the shard block, which requires at least 128 validators to attest to। ये देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि 128 कम से कम लोग होने चाहिए जो उस ब्लॉक को वैलिडेट करें। Once shards ये are validated and block created, जी बोलिए, ये मेरा ख्याल हैश को शार्ड कह रहे हैं। शार्ट पीसीस को कह रहा है, मतलब जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी ना उनमें से कुछ पोर्शन ऑफ ट्रांजैक्शन उठाएंगे, उनको वैलिडेट करेंगे और फिर ब्लॉक में ऐड करेंगे, फिर एंड सो ऑन कंटिन्यू। सारी ट्रांजैक्शंस को एट अ टाइम तो नहीं कर Validated सकते। and block created, नहीं ये नहीं बात। शार्ट्स का मतलब सर पीसीस पोर्शन है हाँ कि पीसी एक पोर्शन तो नेटवर्क है, लेकिन अगर वो करेगा नहीं तो सारी, फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जो गलत है तो उसको वैलिडेट नहीं किया गया तो उसको कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा फिर? नहीं सर, वो मतलब पीछे से वो ये कहता हुआ आ रहा है ना कि इथेरियम ट्रांजैक्शन सपोज इट विल यूज शार्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन सबमिशन। अब मतलब नेटवर्क है उस पे मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हुई है, अब उसमें से वो कुछ कुछ 1 या 2 लाख उठा लेगा और फिर उनको वैलिडेट करके उनको ब्लॉक में ऐड कर देगा, फिर नेक्स्ट ऑन कंटिन्यू करेगा। वो मेरे ख्याल है इस सेंस में क्या है। हाँ ये हो आई थिंक सकता है, ये बात सेंसिबल है, लेकिन हर ट्रांजैक्शन होगी वैलिडेट, ये बात तो तय है ना। एग्जैक्टली, वो तो हर ट्रांजैक्शन। ठीक है, वो लिस्ट में से जितनी रिक्वेस्ट आई है उनमें से एक शार्ड उठाएगा ये और उसको बना के और ब्लॉक क्रिएट करके, हाँ ठीक है, ये बात अंडरस्टूड, ये बात सेंस बनाती है, लेकिन फिर भी इसमें और भी पढ़ेंगे कि शार्ड्स का लफ्ज क्यों यूज किया। 2/3 of the validator must agree that the transaction is valid and the block is closed। ठीक हो गया। To summarize the Ethereum proof of stake process, you might say it is validation sharing across a cryptocurrency network instead of validation competition। अब ये इन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की है कि बजाय इसके कि कंपटीशन खड़ा किया जाए और 1 लाख बंदा बैठ के एक ही काम कर रहा हो और दुनिया में एनर्जी का क्राइसिस खड़ा कर रहा हो, तो उन्होंने कहा कि हमने उसमें सिलेक्टेड लोगों को लिया और उनके जिम्मे ये लगा दिया उन्होंने करना है, और वो करके जब देंगे तो बाकी उसको वैलिडेट कर देंगे बस। तो यूं एनर्जी भी बचती है और कंपटीशन का जो प्रोसेस है वो भी नहीं रहता इसमें। अब वो कहते हैं कि इसके मकासद क्या है, फायदा क्या है भला इसको यूज करने का, पहले वाले में भी थे। तो एक चीज तो हमारे सामने सबसे पहले ये बात आई कि इसमें कंपटीशन खत्म कर दिया गया है और सिलेक्ट किया जाता है लोगों को। और दूसरा, जैसे सफ़ी ने कहा कि वो 32 जो है वो आपको फिर पेनाल्टी भी पड़ सकती है कि अगर आपने गलत हरकत करने की कोशिश की तो उसमें हर आदमी ऐसे खामखा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। आपके पास उतनी अमाउंट होनी चाहिए। इथेरियम मेरा ख्याल आजकल 4000 का चल रहा है, तो कम से कम 1,20,30,000 1.5 लाख आपने खर्चा हो डॉलर में, और तो आप उसमें वैलिडेटर के तौर पर शामिल हो सकते हैं। और फिर उसके बाद माइनर्स पूल का कंसेप्ट गवर्नमेंट आया है, तो वो सब मिलके दूसरों को लोगों को उसका बेनिफिट होता है। वो हमारा भी आज का टॉपिक नहीं है। Proof of stake is designed to reduce the scalability and environmental sustainability concerns surrounding the proof of work protocol। चाइना ने भी इस पे वजीर लगाई माइनर्स पे कि बहुत ज्यादा एनर्जी यूज की जा रही थी, और उन्होंने पकड़ा भी है, लोगों को मना भी किया है कि आपने ये इसकी ट्रांजैक्शंस की वैलिडेशन करने के लिए ये बिटकॉइन का नहीं करना। वहां पे इस पे काफी सख्ती की उन्होंने। Proof of work is a competitive approach to verifying transactions, which naturally encourages people to look for ways to gain an advantage, especially since monetary value is involved। अब प्रूफ ऑफ वर्क में ये हो गया था कि भाई हर आदमी कोई भी आ सकता है क्योंकि पैसे मिल रहे हैं। बहुत लोग होते थे, ये पिछले 4-5 साल पहले तो बहुत इसका हो गया था। पाकिस्तान में भी लोगों का काफी रुझान ज्यादा था, और हर दूसरा तीसरा बंदा जो कंप्यूटर से मुंसलिक था वो यही चाहता था कि वो इसमें माइनर्स में शामिल हो जाए, और वजह उसकी ये थी कि पैसा मिल रहा है सबको। Bitcoin miners earn Bitcoin by verifying transactions and blocks, ये बात हमने पढ़ ली। However, they pair their operating expenses like electricity and rent with fiat currency। अब जो
लोग बिटकॉइन को कर रहे होते हैं तो वो उनकी पेमेंट जो है वो ज़ाहिर है बिजली और दूसरे एक्सपेंसेस वो आपकी फिएट करेंसी है, जो आपका रुपया है किसी मुल्क का या डॉलर है या जो भी है. What is really happening then is that miners are exchanging energy for cryptocurrency. Okay? The amount of energy required to mine a proof of work cryptocurrency profoundly affects the market dynamics of the pricing and profitability. अब होगा ये कि जैसे जैसे आपको एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, फिर उसमें फीस आपको बढ़ानी पड़ेगी, तो ये इम्पैक्ट आएगा उनका. अगर फीस बढ़ती नहीं है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि आपको बिजली की कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी. There are also environmental aspects are to consider since POW mining uses as much energy as a small country. अब ये बात पिछले दिनों उठी भी थी कि पूरी बिटकॉइन जहां जहां माइनर्स लगे हुए हैं उन सब माइनर्स की एनर्जी यूजर्स को अगर वो इकट्ठा करके देखें तो किसी एक मुल्क की टोटल यूज एनर्जी से जो है ये बढ़ जाती है. कुछ कंट्रीज कुछ मिसालें भी दी गई थी कि उस कंट्री में जितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है और एनर्जी इस्तेमाल हो रही है वो सारी एनर्जी से ज्यादा बिटकॉइन में यूज की जा रही है. ये बिटकॉइन का एक बुरा पहलू है. आगे वो कहता है द पीओएस मैकेनिज्म सीक्स टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स बाय इफेक्टिवली सब्स्टिट्यूटिंग stating for computational power whenever an individual's mining ability is randomized by the network. अब उसने ये भी कर दिया कि बजाय इसके कि सारा हर पार्टिसिपेंट इसमें हिस्सा लेगा, उन्होंने सिलेक्टेड लोगों को दिया ताकि वो सिर्फ माइन करें. दिस मीन्स देयर शुड बी drastic reduction in the energy consumption since miners can no longer rely on massive amounts of single purpose hardware to gain an advantage. अब उन्होंने चूंकि इसको इसका एल्गोरिथम भी चेंज किया है, इसलिए अब जरूरी भी नहीं रहा कि आप बड़ी कोई हाई फाई किस्म की हार्डवेयर इसके लिए यूज करें और एनर्जी को जो है उसमें जाया करें. सॉरी. अब वो एक फैक्ट बता रहा है कि द फर्स्ट क्रिप्टोकरेंसी टू अडॉप्ट द पीओएस मेथड वाज पीयरकॉइन. नेक्स्ट ब्लैक कॉइन एंड शैडो कॉइन सून फॉलोड द सूट. प्रूफ ऑफ स्टेक सिक्योरिटी क्या है? लॉन्ग touted as a threat for cryptocurrency fans, the 51% attack is a concern when POS is used, but it is very unlikely. A 51% attack is when someone controls 51% of a cryptocurrency and uses that majority to alter the blockchain. अब वो कहा ये जाता था कि जी अब ये भी हो सकता है कि जो प्रूफ ऑफ स्टेक में अब उन्होंने जो चेंज कर दिया कि 128 बंदा जो है वो उसको वैलिडेट करेगा और 2/3 जो है उनके जब करेंगे तो वो उसकी वैलिडेशन मान ली जाएगी 2/3 ऑफ द. तो यहाँ वो कहता है कि अगर कुछ मलिशियस एक्टिविटी करने वाले लोग जो हैं वो मिलके वो आ जाएं तो वो सारा इसको सारे सिस्टम को चेंज कर दें, सारी ट्रांजैक्शंस को चेंज कर दें या पिछले ब्लॉक को भी चेंज कर दें, तो ये पॉसिबिलिटी थियोरेटिकली यस दैट्स ट्रू, इट कैन हैपन. इतने सारे बंदे अगर किसी के आ गए हैं वो सारे और उन्होंने मिलके कहा कि नहीं ये वैलिडेशन नहीं है ये है, तो फिर वो बाकियों को मारनी पड़ेगी और यूं फिर जो है वो गलत ट्रांजैक्शन जो है वो भी एक्सेप्ट हो जाएंगी. लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है यहाँ पे वो बताता है. इन पीओएस अ ग्रुप और इंडिविजुअल वुड हैव टू ओन 51% ऑफ द स्टेक्ड क्रिप्टोकरेंसी. अब ये बड़ी दिलचस्प बात है. अब इसका मतलब ये है कि 32 की एक उन्होंने लगाई हुई है उसके ऊपर आपके एक कैप, प्लस वो कहते हैं कि आपके पास वो ट्रांजैक्शनल क्रिप्टोकरेंसी भी होनी चाहिए क्योंकि वो ट्रांजैक्शन करने वालों को माइनर के तौर पे भी वो ले रहे हैं. तो वो टोटल उनकी कैलकुलेशन है कि 51%. अगर एथेरियम आज के दिन में $1 बिलियन की जारी हुई है तो 50 करोड़ का मालिक आपको होना चाहिए ताकि आप ये धंधा कर सकें वहां पे. पहली बात तो ये है. फिर वो कहता है कि इट इज नॉट ओनली वेरी एक्सपेंसिव टू हैव 51% ऑफ द स्टेक क्रिप्टोकरेंसी, स्टेक्ड करेंसी इज कोलैटरल फॉर द प्रिविलेज टू माइन. अब आ जाती है अगली बात. द माइनर्स दैट अटेम्प्ट टू रिवर्ट अ ब्लॉक थ्रू अ 51% अटैक वुड लूज ऑल ऑफ देयर स्टेक्ड कॉइंस. अब ये वो बात जो सभी भाई ने की थी कि वो माइनर को पहले तो वो आपने 51% से काम कर नहीं सकेंगे क्योंकि वो रेंडमली सिलेक्ट होंगे. जब जो सिलेक्टेड बंदा माइनिंग में आएंगे, जिन लोगों को वो दिया जाएगा कि आप माइन करें और इसको वैलिडेट करें, तो आप
कि लोग इतने ज्यादा होने चाहिए प्रोबेबिलिटी में कि वो 51% हों। अब वो पहले तो वो पॉसिबिलिटी भी बड़ी मुश्किल है, आपको बहुत ज्यादा होना चाहिए। फिर वो ये कहता है कि इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि अगर आपकी अटेम्प्ट ये पकड़ी गई तो 51% पार्टिसिपेंट्स के जितना वो 32 इथेरियम कॉइन्स वहां पे हर पर्सन का होगा, वो सारे का सारा जो है वो जब्त हो जाएगा। दिस क्रिएट्स एन इंसेंटिव फॉर माइनर्स टू एक्ट इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्रिप्टोकरेंसी एंड द नेटवर्क। जो बंदे ईमानदार और नेक हैं उनको ये अवार्ड मिल जाएगा। ये वैसे सिस्टम हमें पाकिस्तान में लाना चाहिए कि नेक आदमियों को भी कुछ मिलता है। अच्छा, मोस्ट अदर security features of POS are not advertised, as this might create an opportunity to circumvent security measures. अच्छा, ये दिलचस्प बात ये है कि इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो उनके ओनर्स ने या जिन्होंने ये शुरू किया या जो कंसोर्शियम उसको चला रहा है उन्होंने वो फायर बताए ही नहीं है। बताया इसलिए नहीं है कि जब पता चलेगा तो कोई लोग उसका को अल्टरनेट ढूंढेंगे ना। जैसे हमारे रुपए के ऊपर बना था कि जी कायदे आज़म के कोट को थोड़ा सा नाखन से करें तो आपको वो लाइनें उभरी हुई मिलेंगी और किनारे से करें तो भी उभरी ही मिलती हैं, ये है वो है। अगर आपको उन फीचर्स का पता ही नहीं है, लेकिन जब वो सिस्टम में डाला जाएगा किसी मशीन में तो वो फौरन बता देगा कि जी इसमें क्या खराबी है, नोट जाली है, तो आप का जो ज़हर जमानत रखा होगा 32A वो जब्त हो जाएगा। However, most POS systems have extra security features in place that added to the inherent security behind blockchains and the POS mechanism. तो आगे वो कहता है कि बाकी सिस्टम जो भी हैं वो इसको मजीद बेहतर बना के इस्तेमाल करना। अब यहाँ पे आज उसने अजीब सा सवाल किया कि व्हाट इज प्रूफ ऑफ स्टेक। मेरे ख्याल ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के जवाब है गालिबा। The proof of stake mechanism uses randomly selected validators to validate blockchain transactions and requires a specific amount of cryptocurrency to be offered as a collateral called staking. आपको इसमें वैलिडेशन के लिए आपको रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा। मुमकिन है आप सिलेक्ट हों किसी ट्रांजैक्शन में और मुमकिन है किसी अगली 10 ट्रांजैक्शन में ना सिलेक्ट हों। और दूसरा ये कि आपने कुछ पैसे वहां पे रखने हैं ताकि अगर आप वो गड़बड़ करें तो वो पैसे आपके जब्त किए जा सकें। Proof, what is proof of stake and versus proof of work? Proof of stake, सर आई थिंक जी सर आई थिंक अब मेरे ख्याल टाइम हो गया तो हाँ 3-4 ये मिनट नेक्स्ट रहते हैं, ठीक है। चलो सही ये बाद में कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का हाँ तो कर ले। जी, और वो क्वेश्चन मोहम्मद आंसर अल्ताफ सेशन भाई कर आप लेते कुछ पूछना चाह रहे थे, प्लीज आप। मोहम्मद अल्ताफ साहब पूछना चाह रहे थे कुछ, और किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन? जी जी सर। हमारे पास 3 मिनट जी बाकी हैं, इसके अंदर अंदर जी सवाल कर लीजिए प्लीज। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई सर्टिफिकेट हो तरह का हमारा डोमिसाइल होता है जी तो जी उसको हम ब्लॉकचेन के थ्रू कैसे जो है ना उसको एक तो सेव कर सकते हैं और इसके लिए क्या प्रोसीजर होंगे, अगर उसके बारे में आपको आइडिया है तो। जी, कोई दोस्त इस पे करना चाहेगा बात? एज एन NFT उसको हम सेव कर सकते हैं। जी जी एज एन NFT उसको सेव करके और कभी किसी को भेजना हो, शेयर करना हो, डोमिसाइल की तो बात नहीं मैं कर रहा, कोई प्रॉपर्टी वगैरह के कागजात जो हैं उनको शेयर करना हो तो उसको भी एज एन NFT रख के तो अपना एक मोहर लगा के फिर उसको शेयर कर सकते हैं हम। ऐसा ही होगा ना? मेरा ख्याल है इशारा वैसा नहीं होगा। ये एक कंसेप्चुअली बात ठीक है आपकी, लेकिन उसमें टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंस है। NFT ना वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज है, उस पर कॉइन्स दिए जाते हैं, वो एक थोड़ा सा डिफरेंट चीज है। इनका क्वेश्चन असल में ये है कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, आपने उसको सेव करना है ताकि उसकी असल में कोई जब भी उसको रिट्रीव किया जाए तो हमें वो उसका असल डॉक्यूमेंट मिल जाए, ये कि कोई उसको अल्टर ना कर सके। तो ये बिल्कुल किया जा सकता है। होता ये है असल में कि इसकी एक डिजिटल फॉर्म ले ली जाएगी
उसको एक ब्लॉक की हैसियत दी जा सके। जिस तरह ट्रांजैक्शन है ना, इस तरह उसको ब्लॉक की हैसियत दी जाएगी और उसको डेटा के तौर पे सेव कर दिया जाएगा विद अ हैश। ठीक है, अब जब भी उसको दोबारा निकाला जाएगा तो वो हैश से कंफर्म होगा कि ये अल्टर नहीं हुआ और वो फिर आपको कन्वर्ट करके दे दी जाएगी जो आपकी फॉर्म थी उसकी उसमें। यानी बेसिकली ब्लॉकचेन आपका फाइनेंस में भी यही काम करता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब है? ट्रांजैक्शंस का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन है वहां पे कि इसने इसको ये पैसे दिए और वो एक डिजिटल फॉर्म है। इसी तरह जब आप एक फाइल अपनी स्कैन करेंगे तो वो एक डिजिटल फॉर्म में ही स्कैन होगी, उसको आप एज ए ब्लॉक जो है ना वहां पे सेव कर सकते हैं। ये बिल्कुल होता है और हो सकता है और कंपनी इस पे काम कर रही है। अच्छा सर, ये टाइम थोड़ा खत्म हो रहा है, जी तो एक इम्पोर्टेंट चीज थी, वो रोड आगे का रोड मैप थोड़ा सा मैंने कहा डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट, क्योंकि ये बेसिक्स तो हमने कवर कर ली हैं। जी। अब